social interaction processes, याद रखिए social interaction does not only mean talking to each individual, ठीक है। इंटरेक्शन ये नहीं है कि जब भी हम इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्शन का मतलब होता है कि हमारा एक दूसरे के साथ बात करना। रादर इंटरेक्शन इज मच मोर बियॉन्ड दैट, ठीक है। So, social interaction or interaction processes are those methods or those techniques, ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, आप अपने आसपास जितने भी सिस्टम्स चल रहे होते हैं उसमें कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन, एसिमिलेशन, अमलगमेशन, डिफ्यूजन, इन तमाम प्रोसेसेस को जब आप करते हैं तो उसे हम सोशल इंटरेक्शन के प्रोसेसेस कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम सोशल इंटरेक्शन के प्रोसेसेस में सबसे पहले अपोजिशन के चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अपोजिशन में हमारे पास कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले हम कंपटीशन पढ़ेंगे, सून आफ्टर दैट वी शैल मूव टुवर्ड्स कन्फ्लिक्ट, देन द डिफरेंस बिटवीन कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, ठीक है। देन वी शैल बी मूविंग टुवर्ड्स कॉपरेशन, क्योंकि ये दो तीन चीजें हो गई। फिर कॉपरेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है, ये तमाम। देन वी शैल मूव टुवर्ड्स अकोमोडेशन, देन आफ्टर दैट assimilation, and then acculturation, and the last diffusion we shall add in this, ठीक है। तो these all are the social interaction processes। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपोजिशन की तरफ के व्हाट इज अपोजिशन और कैसे जो है ना अपोजिशन में सोशल इंटरेक्शन प्रोसेसेस अपना काम सर अंजाम देते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कंपटीशन। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या होता है कि जब जब भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कंपटीशन में आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं। वो प्रोसेस से क्या होता है कि उन दोनों के दरमियान एक खास किस्म की बॉन्डिंग डेवलप होती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप सब एक थ्योरी को नोट करें। आप आई होप यू पीपल हैव गॉट द पेन एंड पेंसिल और योर नोटबुक्स अलोंग विद यू। तो एनबी की एक थ्योरी है रिवॉर्ड की। तो एनबी देयर इज अ थ्योरी ऑफ टॉयनबी अकॉर्डिंग। टॉयनबी की थ्योरी है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वो बात करता है। सबसे पहले वो ये कहता है कि दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कीप चेकिंग देम आउट, ठीक है। सबसे पहले वो कहते हैं कि देयर आर सम लुक्रेटिव पोजीशंस इन द सोसाइटी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये क्या कहता है कि हमारे माशरे में, हर किस्म का जो माशरा होता है उस माशरे में कुछ लुक्रेटिव पोजीशंस होती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज हम देखते हैं हमारे आसपास इर्द गिर्द के माशरे में हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब, सेक्शन ऑफिसर की जॉब, अच्छा डीएसपी की जॉब, या इसके साथ साथ हमारे जो सीएसएस के जो प्रेस्टीज ग्रुप है, ठीक है, वो उसके जॉब्स, या ग्रेड 17 की जॉब्स जिसके साथ हाई स्टेटस को और हाई रिवॉर्ड और हाई लुक्रेटिव जो है ना पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अटैच्ड होते हैं। तो वो कहते हैं हर माशरे में कुछ ना कुछ लुक्रेटिव पोजीशंस होती हैं। उस पोजीशंस को हासिल करने के लिए इट रिक्वायर्स टैलेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था कि हर माशरे में कुछ ना कुछ लुक्रेटिव पोजीशंस मौजूद होती हैं और उन लुक्रेटिव पोजीशंस को हासिल करने के लिए टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती है या टैलेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये जो टैलेंटेड लोग होते हैं, these talented people और talented candidates, ठीक है, get involved into competition। इस उन लुक्रेटिव पोजीशंस को हासिल करने के लिए वो जो टैलेंटेड पीपल होते हैं वो कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एंड द टैलेंटेड वंस और
द डिजर्विंग वंस, ठीक है। गेट दोज पोजीशंस एंड others become subordinate or restart their struggle, ठीक है। पोजीशंस की स्पेलिंग तो सही करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए इस थ्योरी में तीन चार पॉइंट्स है। सबसे पहला ये है कि हर माशरे में कुछ ना कुछ लुक्रेटिव पोजीशंस होती हैं। लुक्रेटिव पोजीशंस क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड होती हैं, इसकी तादाद बहुत कम होती है, तो इसको हासिल करने के लिए टैलेंटेड लोगों की जरूरत पड़ती है। और टैलेंटेड लोग वो होते हैं जो मेहनत करते हैं और जिनके पास टैलेंट की सफिशिएंट जो है ना कैपेबिलिटीज मौजूद होती है, ठीक है। वो टैलेंटेड लोग आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं, और जो लोग उस कंपटीशन को पास कर जाते हैं, उसमें सरवाइव कर जाते हैं, वो अपने आप को प्लेस करवा देते हैं, वो अपनी एलोकेशन करवा देते हैं, तो वो उन लुक्रेटिव पोजीशंस को हासिल कर लेते हैं। और बाकी जो लोग होते हैं या तो वो उनके सबऑर्डिनेट बन जाते हैं या अपने स्ट्रगल को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। तो टॉयनबी भी यही कहता है कि हमारे माशरे में एवरी नाउ एंड देन हमारे पास जो होती हैं कुछ ना कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पोजीशंस मौजूद होती है, ठीक है। जैसे अभी मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास 150 या 160 के करीब पोजीशंस वैकेंट है। इस पर अभी 2000 2500 बंदे या 3000 बंदे फॉर एग्जांपल अगर वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले ये 160 पोजीशंस जो हैं ये लुक्रेटिव पोजीशंस हैं, और इन 160 पोजीशंस पर टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। इस वजह से वो टैलेंटेड लोग क्या करते हैं, compete करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। कंपटीशन के जरिए से वो एक दूसरे के सामने आते हैं। अच्छा, और इसमें जो टैलेंटेड लोग होते हैं जो उस थ्रेशोल्ड को या उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो उस पोजीशन पर जाकर अपॉइंट हो जाते हैं। वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएंगे, और बाकी जो होंगे या तो वो उनके सबऑर्डिनेट बन जाएंगे या वो अपने स्ट्रगल के फेज को दोबारा से जारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कहता है, ये सोशल इंटरेक्शन का प्रोसेस है। तो अपोजिशन में जो सबसे पहला, आई होप द थ्योरी इज क्लियर। थ्योरी समझ में आई सबको? प्लीज ड्रॉप मी यस ताकि हम आगे जा सके क्विकली प्लीज। ये सिर्फ मैं कंपटीशन को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये थ्योरी। सी, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि चार पॉइंट्स इसके बस अपने जहन में याद रखें, ठीक है। सबसे पहले टॉयनबी ये कहता है कि हर माशरे में कुछ पोजीशंस होती हैं, कुछ जॉब्स होती हैं, कुछ स्टेटसेस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होते हैं। लुक्रेटिव से मुराद ये है कि उसके साथ बहुत ज्यादा इज्जत कनेक्टेड होती है, उसके साथ बहुत ज्यादा पावर और अथॉरिटी कनेक्टेड होती है, उसके साथ बहुत ज्यादा कैपिटल यानी पैसा कनेक्टेड होता है। तो हर कोई उस पोजीशन को हासिल करना चाहता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, वो कहता है कि वो लोग उस पोजीशंस को हासिल करते हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता है, जिनके पास वो क्वालिटीज मौजूद होती हैं जो कि उस पोजीशंस के लिए प्री रिक्विजिट है। मिसाल के तौर पर आप लोग के सोशल वेलफेयर ऑफिसर पर अप्लाई करने के लिए भी सोशियोलॉजी या सोशल वर्क की ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। लुक्रेटिव पोजीशंस थी, लुक्रेटिव पोजीशंस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट आप लोगों ने पूरी की, एक डिग्री की, ठीक है। डिग्री के बाद इसके साथ साथ आप लोगों के साथ क्या है कि आप लोगों का देखा जा रहा है कि यार आप लोग क्या अच्छा लिख सकते हो, क्या अच्छा पढ़ सकते हो, क्या आप पेपर पास कर सकते हो। इसमें आपका टैलेंट का चेक हो रहा है। आपका जब टैलेंट का चेक होता है, जब आप इस टैलेंट के थ्रेश होल्ड को क्लियर कर देते हो, तो फिर आपका, आप जब टेस्ट पास कर लेते हो, आप इंटरव्यू पास कर लेते हो, तो आपका नाम रिकमेंड कर दिया जाता है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट आपको उस जॉब पर अपॉइंट कर लेता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट वो ये कहता है कि जो टैलेंटेड वंस होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कंपटीशन में आते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, और जो लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं वो उस पोजीशंस को, वो उन जॉब्स को हासिल कर लेते हैं, और बाकी जो है वो दोबारा नए सिरे से उसका शुरुआत करते हैं। तो ये जो है ना बेसिकली क्रक्स है इस थ्योरी का।
कि वो कहता है कि हर माशरे में जो पोजीशन होती है वो जिस तरह तरह ये, इसको आप सिंपल ऐसे मिसाल ले लें, जैसे हमारे आसपास इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस की जो पोजीशंस है, एमएनएस, एमपीएस या सेनेटर्स की, वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं। उसके लिए स्पेसिफिक टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और टैलेंट वो ये कहता है कि टैलेंट हमारे माशरे में बहुत कम होता है, ठीक है। ये नहीं है कि हर बंदा उस पोजीशन को हासिल कर लेता है, तो टैलेंटेड लोग कम होते हैं, और जो भी लोग टैलेंटेड होते हैं वो आपस में कंपटीशन में आते हैं। अगर कंपटीशन में वो जीत जाते हैं तो उनको वो पोजीशन मिल जाती है, अगर वो नहीं जीते तो वो दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। आई होप फेरी नाउ इट्स क्लियर टू यू। Someone drop me yes so that we may go ahead. ओके तो कंपटीशन क्या है? अभी देखिए, मैंने आपको कहा ना कि वो लोग आपस में कंपटीशन में आते हैं। तो जब भी कोई इंसान सरवाइव करना चाहता है या अपनी बेटर प्लेसमेंट करना चाहता है किसी माशरे में, तो वो कंपटीशन का हिस्सा बनता है। बेटर प्लेसमेंट से क्या मुराद है? अगर वो गरीब है तो वो, फॉर एग्जांपल, इफ ही बिलोंग्स टू लोअर क्लास, he wants to be the part of middle class. If he is the member of middle class, he wants to be the part of higher class, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप बेटर प्लेसमेंट की तरफ जाते हो। अगर आप, फॉर एग्जांपल, आप एक माशरे का हिस्सा हो जहां पर गरीब तबका रहता है, जब आप मिडिल क्लास में जाते हो तो उस मिडिल क्लास का हिस्सा बनने के लिए आप compete करते हो, ठीक है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप अपने माली हालात को मजीद बेहतर बनाना चाहते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, अच्छी प्लेसमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से एक वक्त में आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के बाद कल इंशाल्लाह आप ऑफिसर्स होंगे, अगले दिन आप जो है ना ऑफिसर्स के ऊपर भी बॉस बनकर बैठेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये कंपटीशन होता है। तो जब भी आप सरवाइव करना चाहते हैं, जब भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज को हासिल करना चाहते हैं, तो आप कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। एंड इट इज नेसेसरी एंड अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। कंपटीशन जो है ये एक नेसेसरी पार्ट है। अगर आप कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे तभी आपको अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब, अच्छी रिस्पेक्ट और डिग्निटी आपके माशरे में मिलेगी। लेकिन अगर इसको नेसेसरी नहीं समझते, अगर आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में आना ही नहीं चाहते, तो आप कभी भी उन पोजीशंस को हासिल नहीं कर सकते। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। ये ऐसे नहीं है कि कंपटीशन सिर्फ जॉब्स की हद तक है, नहीं। रेपुटेशन, रिस्पेक्ट के लिए भी होता है, ठीक है। पैसों के लिए भी होता है, ताकत के लिए भी होता है। अच्छा, बहुत सारी चीजों के लिए होता है। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं तो पॉलिटिशियंस अथॉरिटी के लिए compete करते हैं। अच्छा, एक मार्केट है, एक मार्केट में दो लोगों की दुकान है जो कि दोनों, फॉर एग्जांपल, टेक्सटाइल की दुकान है या वो रेडीमेड कपड़े बेचते हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन चल रहा होता है। एक क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, एक रेट को कम करता है। तो ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूसली वो आपस में स्ट्रगल में मौजूद होते हैं। वो इस वजह से, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो एक विनर होता है और बाकी लूजर होते हैं। तो जो विनर होता है वो उस पोजीशन को या उस कामयाबी को एंजॉय करते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नेसेसरी पार्ट है। कंपटीशन में इस तरह भी आता है, घरों में भाइयों का आपस में कंपटीशन होता है, फैमिली मेंबर्स का आपस में कंपटीशन होता है, ठीक है। वो आगे जाकर मैं आपको टाइप्स में पढ़ाऊंगा। स्कैर्सिटी ऑफ पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मास्टर में क्या होता है, पोजीशन बहुत लिमिटेड होती है, कम पोजीशन होती हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। स्ट्रेटास बनाना जरूरी होते हैं, लोगों को जो है ना डिवाइड करना जरूरी होता है, टैलेंटेड लोगों को पोजीशन देनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, लास्ट पीसीएस हमारे पास आया, उसमें 27,000 लोगों ने टेस्ट में अप्लाई किया, 5,000 या 6,000 के करीब वो अपेयर हुए पेपर्स में। उसमें से 500-600 बंदों ने टेस्ट पास किया और आखिर में 200-250 बंदे अपॉइंट हो गए, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, स्कैर्सिटी ऑफ पोजीशन थी। तमाम 27,000 बंदों को पोजीशन नहीं मिल सकती थी। तमाम वो लोग जो इंटरव्यू के लिए पास हुए उन सबको पोजीशन नहीं मिल सकती थी। क्या होता है, पोजीशन उनको मिलती हैं क्योंकि वो लिमिटेड पोजीशन होती है, और जो उनको डिजर्व करते हैं, जो उनके क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उन्हीं को वो पोजीशंस मिल जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट स्कैर्सिटी ऑफ पोजीशंस आर देयर। क्रिटिसिज्म पर हम इसको डिस्कस करेंगे आगे जाकर, ठीक है। अच्छा, जो कंपटीशन है ये पर्सनल भी हो सकता है, ये इम्पर्सनल भी हो सकता है, ठीक है। इम्पर्सनल की स्पेलिंग को जरा ठीक कीजिएगा। तो इम्पर्सनल हो सकता है, लाजमी नहीं है कि एक इंसान का अपने साथ कंपटीशन हो, दूसरों लोगों के साथ भी कंपटीशन होता है, जाने अनजाने में कंपटीशन होता है। मिसाल के तौर पर आप सारे यहाँ पर क्लास में मौजूद है, ठीक है।
आप सब क्लास वालों का हो तो आप लोग क्लासमेट, लेकिन आप लोग सबका एक दूसरे के साथ कंपटीशन मौजूद होता है। आप दोस्त होते हैं, मिसाल के तौर पर आप क्लास जोन से ताल्लुक रखते हैं, एक साथ बैठकर पढ़ रहे होते हैं, एक साथ मतलब तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होता है कि यार ये भी क्लास जोन का है, मैं भी क्लास जोन का हूँ, और आपके दरमियान में भी आपस में कंपटीशन चल रहा होता है, ठीक है। कंपटीशन अनकॉन्शियसली होता है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त इंसान को पता हो कि यार दूसरे शख्स के साथ में कंपटीशन में हो, नहीं, ये अनकॉन्शियसली भी चल रहा होता है। ये ऐसे मिसाल होती है, फॉर एग्जांपल कि एक शख्स है या एक भाई है जो कि 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा होता है, उसका एक अलग लाइफ स्टाइल होता है, तो दूसरा भाई कोशिश करता है कि मैं 1.5 लाख रुपए वाली सैलरी जॉब हासिल करूं और मैं लाइफ स्टाइल को उस भाई से भी ज्यादा इंप्रूव करूं। ये सिर्फ इसमें नहीं होता, ये एजुकेशन लेवल पर भी हो सकता है, जो जिसको मैं बहुत पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव जेलिसी कहता हूँ कि यार एक शख्स है, वो एक पोजीशन पर हासिल करता है, पढ़ लिख कर एक अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता है, तो दूसरा जब उसको देखता है तो वो क्या करता है, वो देखता है कि यार ये बंदा तो इस पोजीशन पर लग गया, इसने इतनी मेहनत की, तो मैं इससे ज्यादा मेहनत करके इससे अच्छी पोजीशन पर लगता हूँ, ठीक है। तो ये अनकॉन्शियसली भी जो है ना इंसान में कंपटीशन या स्ट्रगल जो चल रहा होता है, ठीक है। एंड गुड ओरिएंटेशन, ठीक है, इसमें ओरिएंटेशन इंसान की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कंपटीशन हमेशा फायदेमंद होता है। इसमें जिस बंदों के साथ आपका कंपटीशन होता है, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। आगे जाकर मैं कॉन्फ्लिक्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कंपटीशन में किसी का नुकसान नहीं होता। रादर जो कि लिमिटेड पोजीशंस होती हैं, जो कि कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसके साथ रिवॉर्ड्स या हाईएस्ट पेड जॉब्स होती हैं, या वो पोजीशन या रिस्पेक्ट अटैच्ड होती है, तो वो उसको हासिल करने के लिए जो लोग कंपटीशन में आते हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन उस लेवल तक इम्प्रूव नहीं कर पाते कि वो उस पोस्ट को हासिल कर सके। मैं इसलिए इसमें पोस्ट का जिक्र कर रहा हूं ताकि मजीद आसानी से आपके सामने ये क्लियर हो सके। और वो जो गोल्स होते हैं वो इंसान शेयर नहीं कर सकता, इस वजह से कंपटीशन का शिकार होता है। मिसाल के तौर पर आप कल को असिस्टेंट डायरेक्टर लगते हैं, क्या आप वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन किसी अपने दोस्त को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि जिस पर आपकी अपॉइंटमेंट हुई वो किसी और के साथ शेयर नहीं हो सकता। तो इस वजह से कंपटीशन देखने को मिलता है, और लोग उस पोजीशन को, फॉर एग्जांपल आई एम सोशल वेलफेयर ऑफिसर ऑलरेडी, ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, अब यू पीपल आर नाउ स्ट्रगलिंग, यू आर कंपीटिंग विद ईच अदर टू बिकम ऑन माय पोजीशन, ठीक है। अभी मैं अगर मेरे बस पे होता तो मैं अपनी पोजीशन आप लोगों को दे सकता था, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल नेचुरली, देयरफॉर कंपटीशन टेक्स प्लेस। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों होता है? इंट्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए होता है। जो कंपटीशन होता है वो बेटर प्लेसमेंट के लिए होता है, ये नेसेसरी पार्ट है हमारी जिंदगी का, ठीक है। जैसे हम वो नहीं कहते हैं डार्विन का जो नजरिया इर्तिका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात वो करता है। तो कंपटीशन में ना हर लोग माहौल से compete कर रहे हैं, हर लोग अपने इर्द गिर्द लोगों से compete कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग सोसाइटी से compete कर रहे हैं, जिसकी मदद से वो अच्छी पोजीशंस को हासिल कर सकते हैं। सो आई होप द इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ यस प्लीज ड्रॉप मी यस, ताकि हम आगे जा सकें। क्विक प्लीज, क्विक, लिटिल। ओके, फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन की तरफ चलते हैं कि कंपटीशन की कौन कौन सी किस्में हो सकती हैं। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की मुख्तलिफ अकसाम है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर, डिपेंडिंग अपॉन लोकेलिटी, ठीक है। एक तो ये है कि पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन। पर्सनल कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जिसमें आपको अपने कॉम्पिटिटर का पता होता है, आप अपने माइंड में उसको प्री प्लान तरीके से आप उसको रखते हो कि यार मेरा इस बंदे के साथ कंपटीशन है। ये इस तरह है जैसे आप टेस्ट दे रहे होते हो, तो टेस्ट में आपको पता नहीं होता कि आपके आसपास कौन कौन लड़के हैं जो पास करेंगे टेस्ट को और जो इंटरव्यू में अपेयर होंगे। तो आप क्या करते हो, ये इम्पर्सनल कंपटीशन है। इम्पर्सनल कंपटीशन में क्या हुआ कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं जानते, आप अनकॉन्शियसली उनके साथ एक कंपटीशन में इंगेज होते हैं और आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का पता भी नहीं होता। और ये कोई कोडिफाइड तरीके से नहीं होता, रिटर्न तरीके से नहीं होता। रिटर्न से मुराद ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते कि यार ये बंदे ये सारे आपस में कंपटीशन है और यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं जानते। वेयर एज
जो पर्सनल कंपटीशन है, पर्सनल कंपटीशन, एक कंपटीशन तो इंसान का अपने साथ होता है, ठीक है, अपनी जात के साथ होता है। ये ऐसे है जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि यार आप 1 घंटे कल पढ़ा करते थे, आज आप अपने आप को कंपटीशन देते हो कि यार आज आपने 2 घंटे पढ़ कर दिखाना है, ठीक है, ये आपका पर्सनल कंपटीशन है। सेकेंडली, पर्सनल कंपटीशन ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग एक सीट पर 4 बंदे टेस्ट पास करते हैं, तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि मेरा कंपटीशन किन लोगों के साथ है, कौन से 4 लोगों के साथ है या कौन से 3 लोगों के साथ है, ठीक है। तो इस सूरत में हम इसे पर्सनल कंपटीशन कह सकते हैं, जिसमें आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का पता होता है, जिसमें आप अपने माइंड्स, आप कॉन्शियसली फिर लोगों के साथ कंपटीशन में इंगेज होते हैं। देन अनदर competition type that we have got, that is relative and absolute competition. अभी relative और absolute competition क्या है? relative, जिस तरह कल हमने relative poverty और absolute poverty की बात की, ठीक है, तो relative competition ये होता है कि जब आप लोगों के साथ मुकाबले में आते हैं। absolute competition ये है कि for example एक पोजीशन है, पहले हम एब्सोल्यूट को पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट का मतलब है बिल्कुल कोई और चांस है ही नहीं, ठीक है। इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें, जैसे प्राइम मिनिस्टर की एक पोजीशन है, प्रेसिडेंट की एक पोजीशन है, तो जितने भी लोग कंपीट कर रहे थे उनको पता होता है यार, वन पर्सन इज गोइंग टू बी द विनर एंड अदर्स ऑल आर गोइंग टू बी द लूजर्स। तो ये आपका एब्सोल्यूट कंपटीशन हो गया, मतलब इसमें कोई आपके पास अपॉर्चुनिटीज दूसरे नहीं होते। और रिलेटिव कंपटीशन ये है, रिलेटिव कंपटीशन में फॉर एग्जांपल ये होता है कि यार आपकी कंपटीशन है, आपने 3 पोस्टों पे अप्लाई किया हुआ है, और आपको पता होता है कि यार या तो मैंने असिस्टेंट कमिश्नर लगना है, या मैंने सेक्शन ऑफिसर लगना है, या मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट लगना है, ठीक है, पुलिस का। तो रिलेटिव कंपटीशन में ये होता है कि आप लोगों के साथ मुकाबलतन जो है ना compete करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2 लाख रुपए सैलरी लेता है, तो आप उसके साथ, उस बंदे के साथ compete करते हो कि यार मैंने इसके मुकाबले में अपने आप को बेहतर करना है। तो इसका मतलब ये कि रिलेटिव कंपटीशन में आप अपने कॉम्पिटिटर को जानते हैं, आप उनके साथ अपना मवाजना करते हैं और उससे इंप्रूव होने की कोशिश करते हैं। और एब्सोल्यूट में ये होता है कि आप ओवरऑल पूरे माशरे के साथ कंपटीशन में आते हैं। Then another type of competition is formal and informal competition. Formal competition ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें हर चीज रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होता है, हर चीज एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के जरिए से होता है। इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें, जैसे आपने इस सोशल वेलफेयर ऑफिसर पर अप्लाई किया है, ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मल तरीका आया कि ये पोस्ट अनाउंस हुई, ठीक है, फिर आप सब ने, जिनके पास सोशियोलॉजी या सोशल वर्क की डिग्री थी, उन्होंने उस पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद सब ने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद कुछ लोग पास हुए, वो पास होने के बाद उन्होंने इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यूज देने के बाद उनकी रिकमेंडेशन लेटर जो है ना उनके डिपार्टमेंट गई, और डिपार्टमेंट ने उनको अपॉइंट किया, मतलब हर चीज रिटर्न रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक हुई। तो फॉर्मल कंपटीशन वो होता है जिसमें हर चीज रिटर्न रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक होता है, वेयर एज इनफॉर्मल कंपटीशन ये होता है जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया, जो 2 दुकानदार हैं, 2 मार्केट वाले लोग हैं, 2 भाई हैं, 2 कजन्स हैं, वो आपस में कंपटीशन में होते हैं, तो यहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं लिखा होता। तो ये इस टाइप की कंपटीशन को हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कंपटीशन। एंड देन इंट्रा एंड इंटर जनरेशनल कंपटीशन। ये इंट्रा का मतलब ये होता है कि 2 जनरेशन के दरमियान कंपटीशन। मिसाल के तौर पर आपके वालिद साहब और उनके बच्चे जो है, ठीक है, आप लोगों का अपने अंकल के साथ या अपने कजन्स के साथ, यानी जनरेशन्स के दरमियान आपके, जो फॉर एग्जांपल 2 किस्म की कंपटीशन है ना, एक तो ये है कि आपका अपना बहन भाइयों के साथ कंपटीशन, वो आपका इंटर कंपटीशन है या इंटर जनरेशनल कंपटीशन है। आपका अपने भाइयों के साथ कंपटीशन है, एक भाई आपका जो है ना फॉर एग्जांपल टीचर है, तो दूसरा कोशिश करता है कि मैं भाई असिस्टेंट कमिश्नर लग जाऊं, तीसरा कोशिश करता है कि भाई मैं सीएसएस कर लूं। तो ये क्या होता है? ये आपका इंटर कंपटीशन है, जो कि आपके किसी जनरेशन के दरमियान होता है, जो कि आपके अपने फैमिली के दरमियान होता है। और इंट्रा जनरेशन ये है कि एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन के साथ, आपका अपने अंकल्स के साथ या आपके खानदान का किसी दूसरे के खानदान के साथ, ये जो कंपटीशन है इसको आप इंट्रा जनरेशनल कंपटीशन कहेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर। Please drop me yes if it is clear so that we may go ahead.
ओके, राइट नाउ फंक्शंस ऑफ कंपटीशन बहुत सारे, देखिए ये तमाम याद रखना। फंक्शंस में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर प्लेसमेंट, it is the necessary part of one's life, it is a continuous struggle, scarcity of positions is there and everybody wants to achieve it, it can be done impersonal, it is an unconscious process, ठीक है, it provides good orientation and goals cannot be achieved or shared, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसकी तमाम फंक्शंस ही हैं, ये तमाम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। यहाँ पर भी यही है कि कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन जो है ना सबसे पहले हमारे सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है? वो इस वजह से इफेक्ट करता है कि कंपटीशन के जरिए से हमारे पास जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। वो उन लुक्रेटिव पोजीशंस पर चले जाते हैं जिसके बाद वो पूरे सिस्टम को चलाने के जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है या कमिश्नर है हमारे इलाकों के या आपके इलाकों के, तो वो क्या होते हैं, वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, या हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज जो होते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के डिसीजन मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, पॉलिसी एग्जीक्यूटर्स होते हैं। तो वो जिस तरीके से चाहते हैं हमारे माशरे को मोल्ड कर सकते हैं, हमारे माशरे को इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर को ओवरऑल इम्पैक्ट करता है। दूसरा क्या है, इट ब्रिंग्स इन्वेंशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है। जब हम कंपटीशन में आते हैं तो हम एवरी नाउ एंड देन हम क्या करते हैं, हम दूसरों से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, हमसे ज्यादा से ज्यादा स्किल्स पे काम करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करते हैं ताकि हम उन लुक्रेटिव पोजीशंस को हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर एक वक्त में आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया, ठीक है, आप इंटरव्यू में ड्रॉप हुए, आपके रिटर्न में भी मार्क्स कम आए थे, तो अगली दफा आप रिटर्न को मजीद मजीद इंप्रूव करने करने की कोशिश करते हो, आप इंटरव्यू में मजीद अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। तो ये क्या है, इसकी वजह से आप में एफिशिएंसी आती है और इसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी डेवलप होता है कि कंपटीशन में ये नहीं है कि भाई एक बंदे तक वो लिमिटेड है, नहीं, कंपटीशन इज ओपन फॉर ऑल। मिसाल के तौर पर सोशियोलॉजी और सोशल वर्क वाले वो शख्स जिन्होंने अभी तक डिग्रीज मुकम्मल की थी वो सारे आकर भाई इस कंपटीशन का हिस्सा होंगे। ये नहीं है कि भाई सिर्फ कोयटा सिटी वाले इस पर अप्लाई करेंगे, ये नहीं है कि भाई कलात वाले इस पर अप्लाई करेंगे या नसीराबाद वाले इस पर अप्लाई करेंगे। एवरीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, नेशन, हर कोई इस पर अप्लाई कर सकता है। तो कंपटीशन का हिस्सा हर कोई हर टाइम बन सकता है। सो आई होप functions are clear to everybody. If it is clear, please drop me yes. If you have any question, you may please ask me right now.